आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 3। हमने अपने लास्ट वीडियोस में किया था पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 3। लेट्स बायो इट। So the topics to be covered are history of classification, major categories of classification, identification of species, use of keys and taxonomical aids। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का क्लास हम शुरू करेंगे विद द फर्स्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री का मतलब हुआ कहानी। तो भाई क्लासिफिकेशन कब शुरू हुआ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो सीरियस एफर्ट किया गया था टू डू क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किसने किया था? वो किया गया था बाय ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। किसने किया था? सबसे पहले किया था एरिस्टोटल ने। कब किया था? 384 टू 322 बीसी में। उन्होंने क्लासिफाई किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो एनिमल है या तो प्लांट है, ठीक है, ड्यू टू देयर ऑब्वियस डिफरेंस इन देयर फॉर्म एंड कंस्टिट्यूशन। ओके, सो हियर इज द पिक्चर ऑफ एरिस्टोटल। उसके बाद क्लासिफाई किया था वृक्षा आयुर्वेदा में बाय पराशर। उन्होंने क्लासिफाई किया था बिफोर द बिगनिंग ऑफ क्रिश्चियन इरा। उनका बेस ये था कि वो स्टडी किए थे ऑन कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब हुआ कैसे दिख रहा है, डिफरेंट स्पीसीज किस तरह से दिख रहे हैं। तो वृक्षा आयुर्वेदा में उन्होंने लिखा था कि जितने भी टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो एक फैमिलीज में है, जिसको हम कहते हैं गण। क्या कहते हैं? गण। ओके, उसके बाद आए चारक जी। हियर इज द पिक्चर ऑफ चारक। तो चारक ने इन फर्स्ट सेंचुरी एडी में, उनको फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा गया है, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि देयर आर 200 काइंड ऑफ एनिमल्स एंड 340 काइंड ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक, जिस बुक का नाम है चारक संहिता ऑन इंडियन मेडिसिन। तो यहां से क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई। देन केम जॉन रे। जॉन रे एक ब्रिटिश बोटानिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टर्म स्पीसीज इन प्लांट क्लासिफिकेशन। ये पिक्चर है जॉन रे का। नेक्स्ट आए कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस कब आए? ही डिड वर्क 1707 टू 1778। ये एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को। दिस इज द पिक्चर ऑफ कैरोलस लीनियस। उसके बाद आए जॉर्ज क्यूवर। जॉर्ज क्यूवर इज द फाउंडेशन ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। He took into account not only structure but function of various structure. इन्होंने स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड द एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, कि भाई उनके पापा कौन है, उनके दादा कौन है, उनके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को भी वो लिंक किए, एविडेंस को ढूंढे बाय द रिलेटेड फॉसिल। ओके, जॉर्ज क्यूवर का पिक्चर ये है। नेक्स्ट लास्टली सर जुलियन हक्सली इन 1940 इंट्रोड्यूस किए न्यू सिस्टमैटिक्स, जहां पे उन्होंने क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी। ओके, मतलब फाइलोजेनी मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उनके दादा परदादा के रिलेशन से उनको लिंक करके उनका इवोल्यूशन कहां पर हुआ वो सब उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से सारा क्लासिफिकेशन शुरू हुआ और यहाँ पे जाकर यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट किया गया। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे मेजर कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। सो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। ये दिस इज द फर्स्ट वन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ आर्टिफिशियल, जो हम बाहर से देख सकते हैं। जैसे अगर हम अपने घर में कर्टेन्स लगाएं तो वो सुंदर दिखते हैं, है ना? तो इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आप ऊपर से देख सकते हो। ओनली एक्सटर्नल फीचर्स आप देख सकते हो किसी भी प्लांट या एनिमल का। नाउ ये किसने दिया था? इट इज गिवन बाय प्लिनी। अब एनिमल में इन दिस सिस्टम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट। हैबिट मतलब वो कहाँ रहते हैं। वो लैंड में रहते हैं तो उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, है ना? उनको टेरेस्ट्रियल ग्रुप में डाल देंगे। अगर वो हवा में रहते हैं तो वो उनको अलग ग्रुप में डालेंगे, और अगर वो पानी में रहते, वाटर में रहते, तो उनको एक्वेटिक ग्रुप में डालेंगे। ओके, नेक्स्ट उनका फ्लाइंग एबिलिटी, वो उड़ सकते हैं या नहीं उड़ सकते हैं। तो उड़ सकते हैं तो उनको अलग ग्रुप में डालेंगे, और नहीं तो उनको अलग ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। नाउ प्लांट्स में कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो इन प्लांट्स इन दिस सिस्टम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। अब वो कैसा दिख रहा है? वो अगर हर्ब्स है तो वो हर्ब्स कैटेगरी में आएगा, मतलब छोटा प्लांट है। अगर वो श्रब्स है मतलब उसमें कांटे हैं, तो वो श्रब्स कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर वो बड़ा प्लांट है तो वो ट्रीज कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, तो हम एक्सटर्नल फीचर के पर आधार करके हम उसको डिवाइड कर देते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डाल देते हैं। अब उसके लाइफ स्पैन पर भी हम उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डालते हैं। जैसे एनुअल मतलब साल में एक बार होता है, बाइनियल मतलब साल में 2 बार होता है, एंड पेरेनियल मतलब हमेशा होते रहता है, इट हैपेंस ऑफन। ओके, नाउ न्यूट्रिशन, अब प्लांट खाना कैसे खा रहा है? तो अगर वो एपीफाइट है मतलब वो ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट में ग्रो कर रहा है या वहीं पर रह रहा है, तो वो एपीफाइट हो गया। नाउ सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट वैसे प्लांट, फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं, ठीक है, और वहां से खाते हैं। और पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे प्लांट और एनिमल है जो दूसरे प्लांट और एनिमल के ऊपर जाकर रहते हैं और उनका खाना खाते हैं, और कभी कभी डिजीज भी पैदा करते हैं। दे कैन कॉज डिजीज। ओके, तो हर डिफरेंट डिफरेंट एक्सटर्नल फीचर्स पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं अंडर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये किसने दिया था? इट वाज प्रोपोज्ड बाय जॉन रे। तो ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को उनके रिजेम्बलेंस और उनके डिफरेंस, मतलब वो किस तरह से एक जैसे दिख रहे हैं या एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, उस पर हम उसको ग्रुप में बांट देते हैं। ओके, इट इंक्लूड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फीचर्स। मैंने आर्टिफिशियल में बताया था आपको कि वहां पर सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हैं, बाहरी। ओके, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, बाहर से जो दिख रहा है उसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पर नेचुरल सिस्टम में हम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फीचर्स दोनों को देखते हैं, दोनों के एनाटॉमी को, उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को, और उनके साइटोकेमिस्ट्री मतलब उनका सेल का कैसा स्ट्रक्चर है, किस टाइप का सेल है, वो सब हम देखकर उसको एक ग्रुप में, जो रिजेम्बलेंस पैदा कर रहा है, एक जैसा दिख रहा है, उसको एक ग्रुप में रखते हैं, जो एक जैसा नहीं दिख रहा है उसको अनदर ग्रुप में बांट देते हैं। इसलिए ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये बहुत लॉजिकल है एंड इट इज मोर प्रैक्टिकल। ओके, तो अब हम देखेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक वर्ड से आप समझ सकते हो, फाइलो मतलब इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप पे ये बेस्ड है। ओके, जो भी ऑर्गेनिज्म हम इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में रखते हैं उसको इस आधार पे रखते हैं कि उसका कोई कॉमन एंसेस्टर है। ओके, इन दिस सिस्टम ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम ग्रुप आर बिलीव टू हैव अ कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर का क्या मतलब हुआ? पूर्वज। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम ह्यूमन बीइंग मंकीज जैसे दिखते हैं,
गोरिल्ला जैसे दिखते हैं, तो ये एक कॉमन एंसेस्टर्स माना जाता है। तो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं phylogenetic system of classification. Fossil have a vital role in providing evolutionary relationship. Okay, एग्जाम्पल इसमें मैंने दिया है एंगलर एंड प्रैंक्टल का, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने सिर्फ एक एंगलर एंड प्रैंक्टल का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। तो हमने तीनों कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में दिया है, तो प्लीज आप एक बार इसको रीड कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो की क्या है? बहुत सारे बच्चे की पर कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, जानते हैं कि की क्या है। की बेसिकली एक बुक है जो हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। It is a taxonomical aid for identification based on similarities and dissimilarities. उस बुक में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या स्टेटमेंट दिए रहते हैं, जिसको कहते हैं कपलेट। कपलेट क्या हुआ? अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आउट ऑफ विच ओनली वन वी विल चूज। नाउ नेक्स्ट होता है लीड। हर एक स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हर एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जैसे स्पीसीज, जीनस, फाइलम, हर एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का अलग अलग कीज होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग स्टेटमेंट दिया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फिश आपको मिला और आपको जानना है कि इसका क्या स्पीसीज है, तो आप उस बुक को रिफर करोगे और उसमें जो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट दिए हैं उसके बेसिस पे आप पता करोगे कि ये कौन सा स्पीसीज का फिश है। ओके, नाउ कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल का मतलब हुआ ये ओवरऑल एनालिसिस करने में हेल्प करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से कीज काम करता है। तो बच्चों चलिए अब हम डिजाइन करते हैं की, खुद से बनाते हैं कि आखिर की क्या होता है और वो कैसे काम करता है। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। जैसे आपको पता करना है किसी भी मैमल का, कैट, बैट, बर्ड, फ्रॉग या फिश या स्नेक के बारे में जानना है, तो आप क्या करोगे? आप पहले उसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, फिर ऐसे क्वेश्चंस बनाओगे जिसका आंसर का दो पॉसिबिलिटीज होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस टाइप के फॉर्मेट को कहते हैं की। समझ में आई बात? जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, डज इट हैव एक्सटर्नल ईयर्स? आप इस तरह का की खुद भी बना सकते हो कि डज इट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। अगर उस मैमल में एक्सटर्नल ईयर है तो यस है तो गो टू 2, नो है तो गो टू 3। तो चलिए हम मानते हैं यस है, तो हम 2 पे आएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि डज इट फ्लाई? अगर वो फ्लाई करता है यस तो वो बैट है, अगर वो फ्लाई नहीं करता है तो वो क्या है? वो कैट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, डज इट हैव एक्सटर्नल ईयर? यहाँ पर है नो, नहीं है उसको एक्सटर्नल ईयर, तो हम 3 पे जाएंगे। डज इट फ्लाई? यस, तो वो हो गया बर्ड। और अगर वो फ्लाई नहीं करता है तो हम 4 पे जाएंगे। वहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डज इट हैव लिम्स? अगर लिम्स है तो वो फ्रॉग हो गया, अगर लिम्ब नहीं है तो हम 5th क्वेश्चन पे जाएंगे। डज इट हैव गिल्स? अगर उसमें गिल्स है तो वो क्या हो जाएगा? यस, फिश। और अगर नहीं है तो वो स्नेक हो गया। तो इस तरह से आप की को डिजाइन भी कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए कि की क्या होता है और वो किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टैक्सोनॉमिक एड। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है? ये एक ऐसा टूल है या टेक्निक है या प्रोसीजर है जिसके हेल्प से हम स्पेसिमेन को स्टोर कर सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। ओके,
टैक्सोनॉमिक एड बहुत सारे हैं। बोटानिकल गार्डन, हर्बेरियम, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स एंड फ्लोरा एंड की भी एक टैक्सोनॉमिक एड है। टैक्सोनॉमिक एड क्या करता है? ये जो टैक्सोनॉमिक, जो इतना बड़ा ब्रांच है टैक्सोनॉमी, उसको पढ़ने में, स्टडी करने में हमें हेल्प करता है, ताकि हम उसके इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर सकें, स्टोर कर सकें और उसको हम टाइम टू टाइम स्टडी कर सकें। तो हमारा पहला टैक्सोनॉमिक एड है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? ये एक ऐसा टैक्सोनॉमिक टूल है जो प्रिजर्व करता है सिर्फ प्लांट स्पेसिमेन को। अ टैक्सोनॉमिक टूल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। यहाँ पर क्या करते हैं, हम प्लांट को ड्राई करते हैं और फिर उसको प्रेस कर देते हैं एंड प्रिजर्व करते हैं ऑन शीट्स। ओके, और फिर उन शीट्स को हम अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इंडिया में कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज करते हैं? इंडिया में हम यूज करते हैं बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई करके और इसको प्रेस कर दिया गया है शीट पर, और इस तरह से हम शीट स्पेस को अरेंज कर देते हैं। ओके, इंडिया के बाहर और भी कंट्रीज हैं जहां डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किए जाते हैं, जैसे हचिंगसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एंगलर एंड प्रेंकटन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बट इंडिया में कौन सा यूज करते हैं? इंडिया में हम यूज करते हैं बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, हर्बेरियम शीट्स पे हमें देखने को मिलता है कुछ लेबल। आप इस पिक्चर पे देख सकते हो कि यहाँ नीचे में एक लेबल है ना? इस लेबल पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिखे होते हैं जिसको कहते हैं क्विक रेफरल सिस्टम। ठीक है, तो हर हर्बेरियम शीट पे वो लेबल होता है। यहाँ पे मैंने दिया है वो सारे इंफॉर्मेशन जो उस लेबल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, herbarium system carry a label to serve as a quick referral system about the information of the collected plant. herbarium specimen कौन सा स्पेसिमेन है? डेट ऑफ कलेक्शन, किस डेट पे कलेक्ट किया गया, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से कलेक्ट किया गया, उसका बोटानिकल नेम, उसका फैमिली, उसका कॉमन नेम जो लोकल नेम है, और किसने कलेक्ट किया, उस कलेक्टर का भी नाम लिखा रहता है, और उसका इथनोबोटानिकल यूज। इथनोबोटानिकल मीन का मतलब हुआ कि वहाँ के जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो कॉमन पर्सन है, वहाँ के लोग उसको किस पर्पस के लिए यूज करते थे, वो भी उस पर लिखा रहता है। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड जो है बोटानिकल गार्डन। अब बोटानिकल गार्डन क्या होता है? ये एक ऐसा गार्डन है, स्पेशलाइज्ड गार्डन है, जहाँ पे लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन है। स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, जिसको हम रिफर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? बोटानिकल गार्डन हमें यूज करता है कल्टीवेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ इंडिजिनस एंड एक्सोटिक प्लांट कलेक्शन। अब इंडिजिनस का क्या मतलब हुआ? इंडिजिनस का मतलब हुआ कि वैसा प्लांट जो हमारे ओन लैंड पर ग्रो किया है। ओके, और एक्सोटिक प्लांट का मतलब हुआ कि हम फॉरेन कंट्री से उसको लेकर आए हैं और अपने ओन लैंड पर इंट्रोड्यूस किए हैं, उसको कहते हैं एक्सोटिक प्लांट। तो बोटानिकल गार्डन में दोनों तरीके का प्लांट को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसको हम रखते हैं फॉर रेफरेंस। नाउ जब भी आप बोटानिकल गार्डन घूमने जाओगे तो आप देखोगे कि हर प्लांट के नीचे एक लेबल लगा रहेगा, एक टैग लगा रहेगा। वो क्यों लगा रहता है? उसके ऊपर उस प्लांट का बोटानिकल नेम और उसका फैमिली लिखा रहता है फॉर रेफरेंस। नाउ अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दी हूँ
ऑफ बोटानिकल गार्डन। आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, प्लीज आप उसको भी एक बार गो थ्रू करिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है लाल बाग गार्डन बैंगलोर। दूसरा है बोटानिकल गार्डन ऑफ NBRI लखनऊ। NBRI का फुल फॉर्म हुआ नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लखनऊ में है। तीसरा है लॉयड बोटानिकल गार्डन दार्जिलिंग। एंड एक और बोटानिकल गार्डन है जो क्यू में है, रॉयल बोटानिकल गार्डन एट क्यू इंग्लैंड। इसकी खास बात यह है कि ये बोटानिकल गार्डन पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड को, जो है म्यूजियम। तो म्यूजियम क्या है? म्यूजियम एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेस है जहां पे हम कलेक्ट करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज को, ठीक है, फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो यहाँ पर प्लांट्स भी हम स्टोर करके रखते हैं और एनिमल्स भी हम रखते हैं टू स्टडी। दूसरा, तो हम उन स्पेसिमेन को कैसे स्टोर करते हैं? तो स्पेसिमेन में बी प्रिजर्व्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। पहला, इट इज प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्व्ड सॉल्यूशन इन जार और कंटेनर। तो क्या करते हैं, हम एनिमल्स को प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में मिला देते हैं और उसको हम जार में बंद करके रख देते हैं, कुछ इस तरह से। आप पिक्चर को देख सकते हो। दूसरा, हम प्रिजर्व करते हैं एज ड्राई स्पेसिमेन। तो ड्राई स्पेसिमेन में हम प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं। तीसरा, इंसेक्ट को कैसे प्रिजर्व करेंगे? तो इंसेक्ट को प्रिजर्व करने के लिए हम यूज करते हैं इंसेक्ट्स बॉक्सेस का, जहां हम इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं, उनको किल करते हैं और फाइनली हम उनको पिन करके रखते हैं ताकि उनके पोजीशंस को हम इंटैक्ट रखें। ओके। चौथा, आप कुछ म्यूजियम में देख सकते हो स्केलेटल ऑफ एनिमल्स, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो ताकि आपको उनके फ्रेमवर्क का अंदाजा लग सके। ओके। नेक्स्ट है बर्ड्स एंड मैमल्स में बी स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। बर्ड्स और मैमल्स को भी हम स्टफ करके प्रिजर्व करके रखते हैं म्यूजियम में, ठीक है। तो म्यूजियम में हम प्लांट्स एंड एनिमल दोनों को प्रिजर्व करते हैं फॉर स्टडी एंड फॉर आवर रेफरेंस। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट टॉपिक आज के वीडियो का, जो है जूलॉजिकल पार्क। ये भी एक टैक्सोनॉमिक एड है। ये बेस्ड है ऑन XC2 कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। इसका मतलब हुआ, X का मतलब हुआ ऑफ, OFF ऑफ, एंड C2 का मतलब हुआ साइट। तो ऑफ साइट कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। ऑफ साइट का मतलब हुआ उसका जो ओरिजिनल साइट है वहां से उसको उठाकर हम उसको एक आर्टिफिशियल लेकिन सेम टू सेम उनके एनवायरनमेंट जैसा बना देते हैं और उनको वहीं पर कंजर्व करते हैं, रखते हैं। जैसे वाइल्ड एनिमल्स आर प्लेस्ड इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। अंडर ह्यूमन केयर they are provided with environment similar to their natural habitats। मतलब वो जहां भी रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं या मंकीज ट्रीज पे रहते हैं, तो वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही हम नेचुरल हैबिटेट बनाते हैं उनके लिए। सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट, वैसा ही एनवायरनमेंट बनाते हैं और हम उनको वहां पर रखते हैं अंडर ह्यूमन केयर। उनको खाना देते हैं, अगर वो बीमार हुए तो उनके लिए वेटरनरी डॉक्टर्स रहते हैं ताकि उनको कुछ भी हार्म नहीं पहुंचे। नेक्स्ट, जूलॉजिकल पार्क से हम क्या सीखते हैं? तो जूलॉजिकल पार्क हमें एनेबल करता है टू लर्न अबाउट एनिमल बिहेवियर एंड देयर फीडिंग हैबिट्स। हम डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स को क्लोज से देख सकते हैं और इनके हैबिट्स को, वो कैसे खाते हैं, वो कैसे चल रहे हैं, वो सब हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं वेरी इजिली। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर दिया है जो व्यू है जूलॉजिकल पार्क का। आई होप आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर हुए हैं तो डू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आप
कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हो और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। टिल देन कीप वॉचिंग बायोलॉजी क्लास। लेट्स बायो इट।